अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 1.8 का बी पार्ट, यानी कि हम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से अब डिराइव करने वाले हैं कोई एक पॉसिबल फॉर्मूला। अक्सर ही हमने ये देखा है कि डिफरेंट थ्योरीज होती हैं, उन थ्योरीज के बिहाफ पर साइंटिस्ट ने हमें फॉर्मूला दिया होता है, लेकिन वो किस तरह से आता है, वो किस तरह डिराइव किया जाता है, वो तमाम चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज से। अब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। डायमेंशन से क्या मुराद है? यानी कि जब भी हमने उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, उसको एक्सप्रेस करना है किसी के सामने, तो वो क्या एक मेथड होना चाहिए, क्या उसका तरीका होना चाहिए, उसको हम उसकी डायमेंशन कहते हैं। जिस तरह के अगर सिंपली अगर हम देखना चाहें कि टाइम की डायमेंशन क्या है, तो उसको एक खास वे में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और वो तरीका क्या है कि सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, और स्क्वायर ब्रैकेट में जिस तरह हम टाइम की बात कर रहे हैं कि टाइम की डायमेंशन क्या है, तो उसमें कैपिटल टी हम लिख देंगे। तो टाइम का टी आ गया, लेकिन वो हमने कैपिटल लिखना है डायमेंशन में। तो ये इसकी खास रिप्रेजेंटेशन है जो इसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब डिराइव करते हैं एक फॉर्मूला, और बुक के अकॉर्डिंग हमें एक एग्जाम्पल से ये समझाया गया है, उसी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर डिफरेंट बोर्ड्स में जो लॉन्ग क्वेश्चन का बी पार्ट है, यानी कि जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, उसमें ये पूछ लिया जाता है कि ये वाला फॉर्मूला डिराइव करें या इसको चेक करें कि इसके क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। अब इसको किस तरह हम डिराइव कर सकते हैं? तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ, यानी कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है? सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि क्या किया जाता है। एक पेंडुलम लिया जाता है जिसका मैस होता है m, उसको हैंग कर दिया जाता है किसी डोरी और रस्सी के साथ, और जबकि उसका जो दूसरा एंड है वो किसी एक बिल्कुल सपोर्ट, ऐसी सपोर्ट के साथ अटैच होता है जो कि मूव नहीं कर सकती। यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमने धागा लिया जिसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, इसका मतलब है एल आ गया। यहाँ पर हम मैस की बात कर रहे हैं, कोई हमने मैस या पेंडुलम अटैच किया है, इसका मतलब है ये स्मॉल एम हम यहाँ पर ले रहे हैं। नेक्स्ट बात क्या हो गई कि अब चूंकि हमने पेंडुलम जब भी देखे तो वो इस तरह से हिलता हुआ ही देखे कि वो कभी इधर जा रहा होता है, कभी इधर जा रहा होता है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सेंटर में था। अब हम इसको उठा के थोड़ा साइड पर ले गए, तो यहाँ पर ये आ चुके हैं। अब इसकी नेक्स्ट पोजीशन ये, जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये इस तरह से क्या करेगा, अपने ही मेन पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, कोई डिस्टेंस कवर करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर क्या पता चला कि हमने इसको इसके एक्चुअल पॉइंट से थोड़ा सा दूर लेके गए हैं, और वो जो दूर लेके जाना है उसने क्या किया, इन दोनों के दरमियान एंगल बना दिया। इसका मतलब है यहाँ पर कोई एंगल भी एग्जिस्ट कर रहा है, एंगल एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम आमतौर पर इस एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहे होते हैं कि इस मैस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाके और वापस से अपने उसी मेन पॉइंट पर आने में कितना टाइम लगा। तो ये यहाँ से यहाँ पर गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, एंड देन यहाँ अपने वापस पॉइंट पर आया, तो कितने टाइम में आया। इसका मतलब है हमें यहाँ पर इसका टाइम पीरियड चेक करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पेंडुलम जब भी हम लेते हैं तो किसी सर्टेन हाइट पर ले रहे होते हैं, बिल्कुल जमीन के साथ रख देंगे तो वो किस तरह से वाइब्रेट कर सकेगा। तो इस वजह से जब सर्टेन पॉइंट पर हम बात करें तो जमीन की ग्रेविटी भी लग रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी मौजूद है। इसका मतलब है अब हम यहाँ पर स्मॉल जी की भी बात कर रहे हैं। ये तमाम सारी क्वांटिटीज एक्सपेरिमेंट को देख के हमारे जहन में आ गई कि ये होनी चाहिए। अब हम चाह रहे हैं कि इसका कोई ना कोई फॉर्मूला बने। मेन टारगेट क्या है कि हमने फाइंड आउट करना है टाइम कितना लगेगा। इसका मतलब है मैं टाइम को ले लेती हूँ यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज आ रही थी? लेंथ था, मैस था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था और एंगल था, जो मुझे उस पूरे एक्सपेरिमेंट से समझ आया। मुझे नहीं पता कि क्या ये जो टाइम पीरियड है वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मैं मैस बढ़ा दूंगी तो टाइम भी बढ़ जाएगा, क्या मैं लेंथ बढ़ा दूंगी तो टाइम भी बढ़ जाएगा? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा सब चीजें जो हैं वो इस टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैस भी, लेंथ भी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी और एंगल भी। इसी तरह से फॉर्मूलाज डिराइव होते हैं, लेकिन पहले कुछ भी नहीं पता होता, सबको इस तरह डायरेक्ट लिख दिया। जब लिख दिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि वो चीज बिल्कुल उस पर डिपेंड करिए। एक चीज को बढ़ाया दूसरी बढ़ गई, एक को कम किया दूसरी कम हो गई। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पर ये सब चीजें जो है मैंने इस तरह से इक्वेशन में लिख दी है। नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या होगा कि मैं इनको
पावर दे देती हूँ। पावर किस तरह से, ये मैंने कह दिया इसकी पावर है a, इसकी पावर है b, इसकी है c, इसकी है d। अक्सर फॉर्मूला जब भी हम देखते हैं तो यूं लिखा होता है, जिस तरह से हमने लास्ट अपनी वीडियो में डिस्कस किया कि v इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एल ओवर एम। ये अंडर रूट भी तो था, अब इस अंडर रूट का कैसे पता चलेगा, तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पावर्स लगा दिए कि शायद इनमें से किसी की कोई ना कोई पावर आ रही हो, ए बी सी डी लगा दिया। अब हमने करना क्या है, अब हमने डायमेंशंस के रिस्पेक्ट से इसको चेक करना है कि क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला बन सकता है या नहीं बन सकता। टाइम t है, इसका मतलब है कि इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल T, और जो भी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी पावर क्या है, +1। यहाँ पर कांस्टेंट के साइन को और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम कांस्टेंट में चेंज कर देते हैं, जिस कांस्टेंट का अभी हमें नहीं पता, हमने उसको एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट अब क्या आ गया, मैथ्स आ गया है m, जिसकी पावर है a, l की पावर है b, g की पावर है c एंड थीटा की पावर है d। कोई भी पावर हो सकती है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इनकी भी डायमेंशंस लिखनी है। इसका मतलब है मैथ्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल M, L की डायमेंशन है, लेंथ की डायमेंशन क्या है, कैपिटल L। अब हमारे पास G क्या है, एक्सेलरेशन है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या दूसरा एक्सेलरेशन हो सिंपल, तो हम इनकी डायमेंशन को एक ही तरह से निकाल सकते हैं, जो कि किस तरह से आएगी कि वेलोसिटी ओवर टाइम, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, at-1। वो कैसे आई कि वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जब भी डायमेंशन निकालनी है हमेशा फॉर्मूला को सबसे पहले माइंड में रखना है। वेलोसिटी की जो फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट मेजर किस में होता है, मीटर्स में। तो मीटर्स के लिए कौन सी डायमेंशन को इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटल L को। इसका मतलब है यहाँ पर आ गया कैपिटल L। T की डायमेंशन क्या है, कैपिटल T। जब हमने इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके गए तो इसकी पावर जो पहले +1 थी, अब वो क्या हो चुकी है, -1 हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया कि L-T-1 डायमेंशन है वेलोसिटी की। इसी तरह से अब चूंकि एक्सेलरेशन में क्या है कि हमें पहले वेलोसिटी की डायमेंशन चाहिए डिवाइडेड बाय t, और ये टाइम की डायमेंशन आ गई। अगेन इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा कि ये -1 मजीद आ जाएगा, इसकी पावर ऊपर चली गई तो, और -1 क्या हो गया, -2 बन गया। L-T-2 हमारे पास डायमेंशन आ चुकी है इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, जिसको अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है अब G की जगह हम क्या लगा देंगे, L-T-2। एंगल की डायमेंशन की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा किसके बराबर होता है, अगर हम एक सर्कल के हवाले से देखें तो सर्कल में एंगल किस तरह बनता है। सबसे पहले हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट से हम इस तरह से 2 लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या बनता हुआ नजर आएगा, एक एंगल। और ये एंगल बना अब किस तरह से है कि हमने एक आर्क कट की है, एक पूरे सर्कल की बाउंड्री के ऊपर 2 पॉइंट्स लेके उसको कट किया, वो क्या कहलाती है, आर्क कहलाती है। अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, और ये हमारे पास क्या है, रेडियस के बराबर है। सेंटर पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो इसका मतलब है थीटा किसके बराबर है, S/R के। अब अगर आप रेडियस को देखिए वो भी मीटर्स में कैलकुलेट किया जाता है, इस आर्क लेंथ को देखें तो ये भी मीटर्स में कैलकुलेट की जाती है, और मीटर के हवाले से डायमेंशन क्या बनती है, कैपिटल L। इसका मतलब है कैपिटल L ऊपर भी और कैपिटल L नीचे भी। अब इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर से इसको न्यूमिनेटर में लेके जाया जाए तो इसकी पॉजिटिव पावर जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव पावर में चेंज हो जाएगी। तो इसकी डायमेंशन एंगल की अब यहाँ पर क्या आ चुकी है, L-L-1। इस डायमेंशन को भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब जब हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारी काफी खिचड़ी पक चुकी है, जिसको थोड़ा सा रेस करेंगे एंड देन नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम हमने लिख दी है विद पावर D। अब होना क्या चाहिए, हमारे माइंड में भी यही आता है कि इसके बाद क्या स्टेप हो सकता है। तो इसके बाद ये स्टेप हो सकता है कि जिस तरह हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की को चेक करते हैं क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो काफी हद तक हमारे पास सारी क्वांटिटीज आ चुकी हैं। अब हम चेक करते हैं कि जो जो क्वांटिटी हमने लिखी है क्या वो बिल्कुल फॉर्मूला के हिसाब से करेक्ट है भी या नहीं है। तो किस तरह चेक की जाएगी, यहाँ पर कैपिटल T है। सबसे पहले हम T के हवाले से देख लेते हैं
कि दूसरी साइड पर t कहाँ पे आ रहा है, जिसकी हम डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इस t की पावर क्या है 1, यहाँ पर हमने लिख दिया। नेक्स्ट अगर इस पूरी साइड पर देखें तो हमें t नजर आ रहा है और उस t की जो पावर है वो है -2। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अभी t की बात करें और इस t की पावर क्या है -2 और यहाँ पर इसके साथ मौजूद कौन सा लेटर है c। तो इस तरह से लिख दिया। अब देखें तो बेसिस सेम है, हम इनको पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब है 1 = -2c। सिर्फ पावर्स को अब हम चेक करें, क्यों? क्योंकि बेसिस सेम है। यहाँ से पावर 1 उठाई, यहाँ से -2/-2c उठाई, c की वैल्यू को सेपरेट करें तो क्या बनता है -1/2। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब हमारे पास जो c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू वो क्या है -1/2। तो हम यहाँ पर t को नहीं बता रहे, हम यहाँ पर लेटर के हिसाब से बात कर रहे हैं, अल्फाबेट के हिसाब से बात कर रहे हैं कि अल्फाबेट कौन सा यहाँ पर मौजूद है जिसकी पावर ये बन सकती है, वो होगी 1/2। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ मैथ है? लेकिन यहाँ पर तो है, तो इसका मतलब है मैथ नहीं भी है तो यहाँ पर किस तरह इसको लिखा जा सकता है m⁻0। जब भी 0 होता है उसका मतलब है वो चीज नहीं है, लेकिन हम उसको कंपैरिजन के लिए, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 0 के साथ लिख लेते हैं। इक्वल्स टू, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो m किसके बराबर है m और इसकी पावर क्या है a पावर है। तो यहाँ पर बेसिस से पावर क्या आ गई कि a = 0। इसका मतलब है इस a की जगह 0 आ जाएगा और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे फॉर्मूला में इस मैथ की कोई भी वैल्यू नहीं है, ये मैथ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पावर जो 0 हो गई, ये भी हमें पता चल गया। नेक्स्ट अब हम किस चीज को कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर l भी मौजूद है, अब हम l को कंपेयर कर लेते हैं। क्या यहाँ l है? यहाँ तो नहीं है, तो किसी तरह करेंगे हम, अगेन l लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 0। लेकिन अब यहाँ पर l अगर लिखेंगे तो l 1 की पावर है b, ठीक है। नेक्स्ट अगर l देखें तो उसकी पावर है c। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर हम ना भी लिखते यहाँ पर इसकी डायमेंशन तो हमें डायरेक्टली पता चल जाना था कि +1 और -1 बेसिस सेम है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ सॉरी l है, ये भी l है। +1 -1 ये 0 हो चुके हैं, तो इसका मतलब है ये खत्म हो रही है फिलहाल हमारे पास चीज। लेकिन चूंकि हमें मेंशन करना है तो यहाँ पर हम इसको भी मेंशन कर सकते हैं कि l-1 और यहाँ पर आ गया d। अगेन इन सबको कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन से हमें क्या पता चलेगा कि अब यहाँ पर है 0 = d। अब पावर सबकी सेम है, सॉरी बेसिस सबकी सेम है, तो हम इनके पावर्स को ऐड कर लेते हैं b + c + d - d। अगेन ये तो खत्म हो गया। b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब चूंकि हमारे पास c की ऑलरेडी हमें पता थी और हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि है -1/2। इसका मतलब है 0 = b -1/2। b को सेपरेट करना है तो इस वाली वैल्यू को हम दूसरी साइड पर ले आएंगे, जिससे पता चला कि b किसके बराबर है 1/2 के। यहाँ पर अब क्या पता चला कि a यानी कि मैथ्स की पावर थी जो कि 0 आई और ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। l जिसकी पावर हमारे पास b है और वो क्या होगा 1/2। g जिसकी पावर हमारे पास c थी और वो क्या हमें शो करनी थी -1/2। थीटा d की कुछ भी नहीं आ रही थी। इसी तरह से हम तमाम चीजों को वापस से प्लेस कर देंगे अपनी इस मेन इक्वेशन में। इसको इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो क्या पता चला कि t = कांस्टेंट, इसको एज इट इज लिखेंगे, n की पावर 0 थी, नहीं एग्जिस्ट कर रहा, l 1/2 है, जबकि g हमारे पास -1/2 था। इसको अभी अगर हम इस तरह लिखना चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं -1/2। बाकी दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती हमारे फॉर्मूला में। अब यहाँ पे -1/2 का क्या मतलब है कि ये डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में ले गए, और 1/2 यानी कि इस पूरे के ऊपर अगर हम पूरी वैल्यू के ऊपर देखना चाहें तो यहाँ पर क्या रहा है l/g होल 1/2, और ये 1/2 किसको रिप्रेजेंट करता है √, को।
इसका मतलब है कि जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होगा वो बराबर है किसी कांस्टेंट इनटू L ओवर G के, यानी कि अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो उससे भी टाइम पीरियड पे डायरेक्टली इफेक्ट आएगा कि जितनी लेंथ होती जाएगी उस हिसाब से कोई ना कोई फर्क टाइम पीरियड पे आएगा। अगर आप ऊपर लेके जाना शुरू कर दोगे, यानी कि हाइट में चेंज लाना शुरू कर दोगे, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होगी, तब भी टाइम पीरियड पे कोई ना कोई इफेक्ट होगा। तो इससे पता चला कि एक फॉर्मूला को किस तरह डिराइव किया जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, जो भी क्वांटिटीज आ रही हैं उन सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके लिख देना है। फिर सबके ऊपर पावर्स लगा देंगे। अब उन पावर्स को कंपेयर करना है किसके साथ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के साथ। तो पावर्स को जब हम कंपेयर करेंगे क्वांटिटीज के हिसाब से तो हमारे पास कोई ना कोई उनकी वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को मेन वाली जो इक्वेशन है उसमें प्लेस करने के बाद हम किसी भी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक।